नमस्कार, मैं हूं अविनाश विसेन और मैथ मॉक टेस्ट एक्सप्लेनेशन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जेएसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट हैं और क्या आप पिछले 5 वर्ष से जेएसएससी सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्या आप एक बात पर जरूर गौर करिएगा कि क्या आप मैथ्स को इग्नोर कर रहे हैं और क्या आप ऐसा समझ रहे हैं कि मैथ में 20 प्रश्न में से 10-12 प्रश्न तो मेरा आसानी से हो ही जाएगा। मेरा झारखंड सामान्य ज्ञान बहुत बेहतरीन है, हमारा जनरल स्टडीज बहुत बेहतरीन है, तो 10-12 प्रश्न हम कर लेंगे मैथ्स में, इससे हमारा काम बन जाएगा। तो ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह से गला घोट प्रतियोगिता है और जिस तरह से पिछले 6 वर्ष 2016 से लेकर के और 2022 तक जिस तरह से पिछले 6 वर्ष में इतने नए छात्र निकल करके आए हैं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो आज हम बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल के प्रीवियस पेपर पर, गणित के प्रीवियस पेपर पर, जो 2016 में पूछे गए हैं। इससे आप लोगों को आइडिया लग पाएगा कि किस चैप्टर से बहुत से भी ज्यादा प्रश्न होते हैं। क्या सिलेबस में जो बात लिखा गया है, अर्थमेटिक लिखा गया है, ट्रिगो लिखा गया है, ज्योमेट्री लिखा गया है, क्या सिलेबस में जो बात लिखा गया है वहीं से प्रश्न आते हैं या प्रश्न अलग अलग चैप्टर से आएंगे? तो यहां पर एक बात बड़ा ध्यान से समझिएगा कि जेएसएससी सीजीएल का गणित के लिए सबसे फेवरेट कॉर्नर जो है वो है आपका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, जिसको हम लोग मेंसुरेशन कह रहे हैं। सबसे फेवरेट कॉर्नर 2016 में जेएसएससी सीजीएल में जो प्रश्न पूछे गए हैं, 20 प्रश्न में 7 से 8 प्रश्न आप देख पाएंगे कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का है। बाकी उसका फेवरेट कॉर्नर कौन सा है? बाकी जेएसएससी सीजीएल का फेवरेट कॉर्नर आपका संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम और एज बेस्ड प्रश्न, आयु संबंधी प्रश्न। ये सब प्रश्न आ कहां से रहे हैं? ध्यान से हमारी ऑडियो के एक एक बातों को समझिएगा। ये सब प्रश्न कहां से आ रहे हैं? ये सब प्रश्न 10वीं क्लास और 9वीं क्लास के एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। सारे प्रश्न 9वीं और 10वीं के एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। तो फेवरेट कॉर्नर और फेवरेट चैप्टर कौन सा है? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। और दूसरा फेवरेट जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति या एज बेस्ड, आयु संबंधित प्रश्न है। आपका प्रश्न होगा कि क्या सर 2 ही चैप्टर को पढ़ा जाए, 3 ही चैप्टर को पढ़ा जाए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप सिलेबस में दिए गए सारे चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे, लेकिन इन 2-3 चैप्टरों में आपका कमांड बहुत बेहतरीन होना चाहिए। तो अभी हम बात कर रहे थे कि मैथ्स को जो लोग इग्नोर कर रहे हैं, जो सोशल स्टडीज के छात्र हैं, जो सीनियर मेंबर हैं, क्योंकि झारखंड में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो काफी दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे छात्र जो होते हैं, जो सोशल स्टडी तबके के होते हैं, जिन्होंने जेपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन किया है, मैथ को इग्नोर करते हैं, या सोशल स्टडी वाले छात्र। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम आपके लिए मैथ्स को सरल बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े और उसके बाद देखिए कि क्या जो हम बोल रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है या नहीं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। आज हमने लिया है 2016 में पूछे गए जेएसएससी सीजीएल के, मतलब प्रीवियस पेपर को हमने लिया है। कुछ बात लिखे, कुछ इंपोर्टेंट बात लिखे। पहला बात क्या है कि मैथ्स में सबसे ज्यादा प्रश्न कहां से होंगे? तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न होंगे आपके वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से होंगे। नंबर सिस्टम, अरे 10वीं क्लास में पढ़ना होता है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 अंकों वाली एक संख्या, एक भिन्न का अंश और हर, और आयु वाला प्रश्न। अरे 3 प्रश्न में से एक प्रश्न तो पक्का छपेगा। तो नंबर सिस्टम में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हम बताएं कि 2 अंकों वाली एक संख्या, एक भिन्न का अंश और हर, और आयु वाला प्रश्न। तो मैथ में सबसे ज्यादा प्रश्न कहां से आएंगे? तो संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति का हमने आपको एग्जांपल बताया, एक प्रश्न कहा कि 2 अंकों वाली एक संख्या, एक उदाहरण और लिया आयु वाला प्रश्न, और एक उदाहरण हमने और लिया भिन्न का अंश और हर वाला प्रश्न। और सबसे ज्यादा प्रश्न कहां से होंगे? मेंसुरेशन, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया आपका मतलब होगा, आपका कहने का मतलब होगा कि सर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में तो बहुत ज्यादा फॉर्मूला लर्न करना होगा।
बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, त्रिज्या खंड और फिर वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बहुत सारा फॉर्मूला लर्न करना होगा। हमारे साथ आप जुड़ेंगे तो धीरे धीरे सभी चीजें क्लियर होती चलेगी। मैथ्स में सबसे ज्यादा प्रश्न आप लोगों को आइडिया लगा कि सबसे ज्यादा प्रश्न वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से है, और मतलब इन दो चैप्टरों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। क्या प्रश्न बहुत समय ले लेंगे, क्या प्रश्न बहुत समय लेंगे, इसका जवाब हम इसको सोल्व करने समय देंगे। जब इसको हम सोल्व करेंगे तब इसका जवाब आपको मिलेगा कि क्या प्रश्न बहुत समय लेने वाले होते हैं, या 2016 का प्रश्न देखने से ही डर लग रहा है, क्या प्रश्न बहुत समय ले लेंगे। 20 में कैसे अधिक क्वेश्चन सही करें, 20 में अधिक से अधिक क्वेश्चन कैसे आप सही कर पाएंगे, इसका भी जवाब हम बनाते समय ही देंगे। क्या आप मैथ्स को इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आइए प्रारंभ कर लेते हैं प्रीवियस पेपर से और बारी बारी से प्रश्नों को लेते हैं। एक बात बोल के चलेंगे कि क्या प्रश्न आप लोगों का बहुत समय ले लेगा, तो जरूर ध्यान रखेंगे कि प्रश्न आप लोगों का बहुत समय नहीं लेगा। पहला बात क्या करेंगे कि प्रश्न के टाइप को, पहला बात क्या करेंगे कि प्रश्न के टाइप को जरूर समझ लेंगे, प्रश्न के टाइप को समझ लेंगे कि किस टाइप का प्रश्न है। और दूसरा बात क्या है कि चाहे तो ट्रिक या फिर फॉर्मूला, ट्रिक और फॉर्मूला दो बात, देखिए तीन ही बात बड़ा महत्वपूर्ण होता है मैथ्स को समझने के लिए, मैथ्स को बनाने के लिए, मैथ्स में फास्ट होने के लिए, कि क्वेश्चन टाइप पकड़ में आना चाहिए कि ए टाइप ऐसे बनता है, ए हिट करना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात, जब इसको बनाएंगे आप तो उसके साथ साथ ट्रिक और फॉर्मूला लर्न होते चलेगा। देखिए कैसे, जब आप मैथ्स के, हमने कहा कि 20 मॉक टेस्ट आप करेंगे, तो 20 मॉक टेस्ट में एक ही चैप्टर के 20 प्रश्न आएंगे, तो वहां पर जाकर के आपके ट्रिक और फॉर्मूला लर्न हो जाएंगे। तीसरी बात कि जब इसको आप बनाएंगे, जब इसके टाइप को बनाएंगे, मतलब 20 मॉक टेस्ट को बनाएंगे, तो आपका कैलकुलेशन जो होगा ना वो धीरे धीरे फास्ट होने लगा। ये चीज सबसे ज्यादा मैटर करेगा कि आपसे सिंपल कैलकुलेशन आप कर पा रहे हैं कि नहीं। तो एक प्रैक्टिस से होता है। मैथ्स को जितना समय आप जनरल स्टडीज को देते हैं, उसमें से कुछ समय आप गणित को दीजिए। आइए पहले प्रश्न को लेते हैं। अब देखेंगे आपको जवाब मिलेगा कि कितना समय लगता है, समय कितना लगता है। समय पर चलेंगे, पहला प्रश्न को लेते हैं, पहला प्रश्न को लेते हैं और बड़ा आसानी से सोल्व करेंगे। क्योंकि मैथ्स का क्लास है तो थोड़ा समय जरूर लगेगा, आप लोग इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। और पहला प्रश्न, जो लोगों को लगता होगा, देख ही लगता होगा कि नहीं वॉल्यूम सरफेस एरिया का बहुत सारा फॉर्मूला लर्न करना है और सोल्व कैसे होगा, अच्छा परीक्षा में आया होगा तो कितना समय लगा होगा। पहला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन टाइप को समझेंगे। एक शंकु और एक अर्धगोला और एक बेलन एक ही आधार पर खड़े हैं। किन्हीं को डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। एक शंकु, शंकु को हम लोग अंग्रेजी में कोन भी कह लेते हैं। एक शंकु, एक गोलार्ध, अरे एक अर्धगोला। बड़ा ही ध्यान से और आसानी से करते हुए चलेंगे। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि बड़ा ध्यान से करते हुए चलेंगे। एक शंकु, एक ग्रीन वाला अच्छा दिख रहा है, ग्रीन वाला अच्छा दिख रहा है। एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन। एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन। देखिए ना, क्वेश्चन को, दिमाग को एकदम शांत करके प्रश्न बनेगा कैसे, बात को समझेंगे। एक शंकु, एक गोला और एक गोलार्ध मतलब अर्धगोला। अच्छा, अर्धगोला का अंग्रेजी में हेमीस्फीयर कहते हैं, शंकु को कोन बोलते हैं और बेलन को सिलेंडर कहते हैं। एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन एक ही आधार पर खड़े हैं। 2016 में प्रश्न आया है और 2016 में किस तरह के प्रश्न आए, जरा देखेंगे कि क्या बहुत ज्यादा समय लेने वाला प्रश्न है या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, टाइप पता होगा हम लोगों को तो आसानी से कर पाएंगे। एक शंकु, एक गोलार्ध और एक बेलन, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। एक बेलन एक ही आधार पर खड़े हैं, सबका आधार एक ही, ठीक है, मतलब सब एक ही बेस पर खड़े हैं और उनकी ऊंचाई समान है। जरा ध्यान देंगे, उनकी ऊंचाई समान है h, शंकु की ऊंचाई h। अर्धगोला का सबसे मजेदार बात क्या होता है कि अर्धगोला का जो त्रिज्या होता है r, वही अर्धगोला का ऊंचाई भी होता है। यहां पर बोला है
कि सबकी ऊंचाई समान है, अगर शंकु की ऊंचाई h, अर्धगोला की ऊंचाई h और बेलन का ऊंचाई भी क्या है, h, तीनों का ऊंचाई बराबर है और सबका रेडियस r है, सबका रेडियस r है। एक यहाँ सबसे मजेदार क्या है, दिया हुआ है कि ऊंचाई त्रिज्या की बराबर है। यहां पर जरूर ध्यान रखेंगे कि ऊंचाई जो है वो त्रिज्या का बराबर में है, h = r। सबसे बड़ा बात क्या आता है, जब आप वॉल्यूम और सरफेस एरिया बनाते हैं तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैथ्स में फॉर्मूला कभी बैठ कर नहीं याद करना है, शंकु का आयतन πr², शंकु का आयतन πr², ऐसा कभी ना करें। आप प्रश्न को बनाते जाए, मॉक टेस्ट को बनाते जाए, फॉर्मूला आपको लर्न होते जाएगा। चलिए ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अभी यहां पर इतना सभी बात को छोड़ दें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है पढ़ाई, कैसे पढ़ाई करेंगे, गुणवत्ता क्या है। शंकु के बारे में बात करेंगे, क्या बोला, उनकी ऊंचाई समान है, आयतन का रेशियो ज्ञात करें। अरे ये वाला शंकु है, ये वाला अर्धगोला है और ये वाला बेलन है, तो शंकु का आयतन होता क्या है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। अर्धगोला का आयतन क्या होता है, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3, बड़ा आराम से लेकर के चल रहे हैं, πr³। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब देखिए क्या बोला कि आयतन का अनुपात ज्ञात करें, मतलब फार्मूला आपको लर्न होना बहुत जरूरी था। शंकु का आयतन 1/3 πr²h, अर्धगोला का आयतन 2/3 πr³ और बेलन का आयतन πr²h। अब देखिए जो काटते जाएगा ना, बड़ा आराम से काटते हुए चलेंगे। यहां तक सबसे बढ़िया हमको काटने में मजा आ रहा है। अब एक बात और ध्यान रखेंगे कि सर किस तरह से काटते हैं, कैलकुलेशन सीखने का प्रयास करेंगे। किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, पाई और पाई को काट दिया। अब क्या क्या बच रहा है, 1/3, पाई कट गया है, r²h। अभी तुरंत यहां पर प्रश्न में ही डिनोट किया गया है, अरे प्रश्न में ही डिनोट किया गया है कि ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है, h बराबर r है। अगर यहां पर h बराबर r नहीं भी लिखा हुआ रहता तो ऐसा बोलता कि सभी एक ही आधार पर खड़े हैं और उनके त्रिज्या बराबर है, सभी एक ही आधार पर खड़े हैं और उनके त्रिज्या बराबर है। लेकिन यहां पर तो डिनोट किया है कि h और r आपस में क्या है, बराबर है। तो ध्यान समझेंगे, r² और h r के बराबर है, मतलब r² × r³ हो गया। अरे इतना समझ में नहीं आ रहा है तो r² और ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, तो आप ऊंचाई को r³ नहीं लिख ले रहे हैं तो r³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r³ हो जाएगा, 1/3 r³ हो गया। फिर आप अनुपात रखेंगे 2/3, पाई काट दिए हैं, r³। एकदम आराम से देखते हुए चलेंगे, मतलब जब फिनिश करेंगे तो आप इसको 30 सेकेंड में कर पाएंगे। अभी पहली बार समझाने के लिए इतना करना बहुत जरूरी है, पहले आपको समझना बहुत जरूरी है, इंटरेस्ट आना, रुचि लेकर के आना सबसे महत्वपूर्ण बात होता है गणित में, कि आप रुचि लेकर के कैसे आ रहे हैं। फिर से r² और यहां पर h के बारे में बात करेंगे, तो चूंकि h और r आपस में बराबर है तो r³ यहां पर हो जाएगा, h का वैल्यू r के बराबर में। अब देखिए और काटी, बहुत मजा आएगा। वॉल्यूम और सरफेस एरिया में क्या ना, काटना बहुत सारा चीज कटता है, मतलब कैलकुलेशन आसान होता है, लेंदी सा नहीं होता है। r² को हमने काट लिया, सॉरी r³ कटा, सारा चीज कट गया। अरे बचा क्या बचा, 1/3। ये हमको जरा बताइएगा, ग्रीन वाला साफ दिख रहा है ना, ग्रीन वाला साफ, ब्लैक ठीक है, ब्लैक रेड ब्लैक ठीक है, ओके। तो 1/3, फिर 2/3 बचा क्या, 1/3, 2/3, 1/3, 2/3 और यहां पर कितना बचा, 1 बचा। अब देखिए इसको, बहुत लोगों को इतना करने के बाद सोल्व करने नहीं आएगा। एग्जामिनेशन में क्या होता है ना, कि एग्जामिनेशन में तो एक अलग से प्रेशर होता है, और उसके अलावे इतना करने के बाद अब क्या होगा, ऑप्शन मिला रहे हैं, मिल ही नहीं रहा। जब इस तरह का रेशियो हो तब क्या करेंगे, और इस तरह का रेशियो हो तब क्या करेंगे, सब का एलसीएम ले लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, और सबके एलसीएम को रेशियो से गुणा कर दे, सबके एलसीएम को आपस में, जैसे एलसीएम कितना हुआ, 3, तो 1/3 से आप 3 से गुणा करें, 1/3 में 3 से गुणा करें, 2/3 में फिर 3 से आप गुणा करें, 1 में भी आपको 3 से गुणा करना है। अब देखिए क्या होगा, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा,
3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका क्या, आपका बचेगा 1 S2 2 S2 3। आपका आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब ध्यान से समझेंगे, एक तो एग्जाम का प्रेशर, ऊपर से फॉर्मूला लर्न नहीं है, लेकिन अगर इसको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और फॉर्मूला लर्न है तो इस प्रश्न को आप आसानी से 30 सेकेंड में कर पाएंगे। देखने से लग रहा बहुत भारी सा क्वेश्चन है, सीधा देखिए, शंकु, गोला और बेलन का आधार एक ही बेस पर खड़े हैं, ऊंचाई बराबर है और आयतन का अनुपात ज्ञात करें। तीनों का आयतन लिखा 1/3 पाई आर स्क्वायर 2/3 पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर बेलन का आयतन, तीनों का अनुपात लिखा, एच और आर आपस में बराबर किया, एच का वैल्यू चाहे आर में दे दे चाहे आर का वैल्यू एच में दे दे, फिर आपस में फास्ट इसको कट कर लिया। तो ये था इस तरह का प्रश्न, वॉल्यूम और सरफेस एरिया का। आंसर क्या होगा, 1:2:3 आंसर होगा। आइए दूसरे प्रश्न को लेते हैं, दूसरे प्रश्न को ले रहे हैं। दूसरा प्रश्न जो 2016 में सीजीएल में पूछा गया है, दूसरा प्रश्न को ले रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि एक वृत्त से 150 डिग्री के कोण का एक भाग काटकर निकाला जाता है। अब देखिए, अब बहुत लोगों को बड़ा दिक्कत होता है कि त्रिज्या खंड क्या होता है। अरे त्रिज्या खंड क्या होता है, और जेएसएससी का तो फेवरेट कॉर्नर है त्रिज्या खंड। हर एग्जामिनेशन में ना त्रिज्या खंड से सेक्टर से एक प्रश्न दे देते हैं, अलग अलग टाइप का प्रश्न मिलेगा। जब लगातार आगे हम लोग व्याख्या करेंगे तो हर एग्जामिनेशन में दे देते हैं। अरे त्रिज्या खंड होता क्या है, एक वृत्त, ध्यान से समझेंगे, त्रिज्या खंड क्या होता है, एक वृत्त है और वृत्त में 2 त्रिज्या और 1 चाप, अरे 2 त्रिज्या और 1 चाप से मिलकर बना क्षेत्रफल त्रिज्या खंड कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। फिर से एक बार बोलेंगे, एक वृत्त था, 2 त्रिज्या खींच लिया, एक यहां से यहां तक, एक यहां से यहां तक खींच लिया त्रिज्या, और इसको बोलते हैं चाप। तो 2 त्रिज्या और 1 चाप से मिलकर बने इस क्षेत्रफल को त्रिज्या खंड कहते हैं। और त्रिज्या खंड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेक्टर बोल रहे हैं। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि त्रिज्या खंड है, तो क्या आपका प्रश्न बनाना जरूरी होता है, आपका प्रैक्टिस करना जरूरी होता है? जरूर, एकदम से जरूरी होता है। एक वृत्त के 150 डिग्री का कोण का एक भाग काट करके निकाल लिया जाता है, मतलब सिंपल बात कर रहा है कि त्रिज्या खंड काट करके निकाल लिया गया है। देखिए बहुत बार ये होता है, इसको बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड और इसको बोलते हैं बड़ा वाला को दीर्घ त्रिज्या खंड। अगर आपसे ए बोल दे कि आप दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल याद करें तो बड़ा सिंपल है, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। तो आइए इस प्रश्न को अब बना लेते हैं हम लोग। एक वृत्त से 150 डिग्री के कोण का एक भाग काटकर निकाला जाता है, काटे गए भाग का क्षेत्रफल 25/2 वर्ग सेंटीमीटर है। काटे गए भाग का क्षेत्रफल 25/2 वर्ग सेंटीमीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका मतलब है कि क्षेत्रफल क्या है, इस क्षेत्रफल का इसका मतलब क्या है कि ये क्षेत्रफल क्या है, त्रिज्या खंड है। क्या है, त्रिज्या खंड है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 होता है। अब क्या बोला, काटे गए भाग का क्षेत्रफल 25/2 है। फिर से ध्यान से समझेंगे, एक वृत्त से 150 डिग्री का कोण का एक भाग काटकर निकाल लिया जाता है। जैसे ही बोलेगा ना 150 डिग्री के कोण का काटा है, एक भाग निकाल लिया गया, समझ लेंगे त्रिज्या खंड है। क्षेत्रफल कितना है, 25/2 है। 25/2 क्षेत्रफल इसका बोला। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, आगे हमको वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अरे वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो वहां से आर मिल जाएगा और आर का वैल्यू हम लोग ला करके पुट कर देंगे वृत्त के क्षेत्रफल में, तो उत्तर मिल जाएगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 25/2 है। पाई का वैल्यू कितना लेंगे, 22/7। एकदम आराम से आपको सोल्व करना पड़ेगा, मैथ्स में समय लगेंगे तब जाकर के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितना, अरे त्रिज्या तो निकालना है, त्रिज्या तो है ही नहीं, केवल जो दिया है, एक बात ध्यान रखेंगे, जो दिया है उसको पुट करिए
और जो आपको चाहिए वो खुद निकल जाता है। यहां पर क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल की जगह में पुट कर दिया, मतलब जो आपको चाहिए आर स्क्वायर, यहां हमको चाहिए आर स्क्वायर, आराम से यहाँ पे आर स्क्वायर हम लोग निकाल पाएंगे। और थीटा का मान कितना है 150 डिग्री, 150 डिग्री थीटा का मान है। अब आर स्क्वायर का वैल्यू यहां से हम लोग निकालेंगे। अरे आर स्क्वायर का वैल्यू यहां से निकालने का हम लोग प्रयास करेंगे। आर स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकलेगा जरा देख लेते हैं हम लोग। यहां पर हम लोग ऊपर लिख लेते हैं 25 इंटू 7, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, एक 360 हम लोगों का छूटा हुआ है। आर स्क्वायर, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए ना, तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 25 गुणा 7 गुणा 360 डिवाइडेड बाय 2 गुणा 22 गुणा 150। शुरू में कैलकुलेशन आप तभी बढ़िया से सीख पाएंगे, स्टार्टिंग में बड़ा ध्यान से करते चले। जिनका कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ है तो स्टार्टिंग में क्या करते चले, स्लो स्लो करते चले, समझते चले। अब देखेंगे आर स्क्वायर, अब जरा इसको काट लेते हैं। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या क्या मिलता है, अब 25 के टेबल में, अरे 25 के टेबल में क्या कर लेते हैं हम लोग, 25 के टेबल से इसको काट लेते हैं, 25 के टेबल में 6 बार में काट लेते हैं। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, फिर 6 से इसको हम लोग काट लेते हैं, 6 से 60 हो गया यहां पर। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और 2 से काट लेते हैं हम लोगों का, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर काट लेते हैं 11, फिर 15। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 15 गुणा 7, 15 गुणा 7 कितना होगा हम लोगों का 15 7 105, और नीचे कितना बच गया 11। अब बहुत लोग क्या प्रयास करेंगे, यही सब कैलकुलेशन में सीखने की बात होती है। बहुत लोग क्या प्रयास करेंगे कि आर स्क्वायर का वैल्यू 105 आया तो आर का वैल्यू तुरंत से निकालने का प्रयास करेंगे कि 105 बटे में अंडर रूट तो 11 हो जाएगा, ऊपर से एग्जाम प्रेशर हो जाएगा। अब यहां पर बहुत मुश्किल होने लगेगा कि अब तो आर का वैल्यू रूट में आ गया, अब आर का वैल्यू कैसे मिलेगा, अब आर का वैल्यू कैसे मिलेगा। लेकिन जो लोग प्रैक्टिस किए हुए रहते हैं उनको पता है कि हमको वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर में तो आर स्क्वायर ही चाहिए। पाई का वैल्यू कितना हो गया, पाई का वैल्यू हो गया हम लोगों का 22/7, पाई का वैल्यू 22/7, और आर स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला है, इसको नहीं करना है। आर स्क्वायर का वैल्यू मिला है 105 बटे में 11। अब साथ इसको आप काट लें, 7 देगा 7, 15 7 105, 11 दूनी की 22, 15 दूनी की 30। अब 30 मिल गया हम लोगों को 30 वर्ग सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोगों को आंसर मिल जाता है। तो यहां से आपको हम एक बात जरूर समझाना चाहेंगे कि जो प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न प्रैक्टिस पे डिपेंड कर रहे हैं। आपका कैलकुलेशन बढ़िया, कुछ नहीं किया हमने, बस कैलकुलेशन किया, तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। अब अगले प्रश्न को लेते हैं, अब जरा देखेंगे कितना कम समय लगेगा। अगला प्रश्न लेते हैं, बेहतरीन ट्रिक वाला एक प्रश्न हम लोग लेते हैं, जो कि 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न क्या है, अब 3 नंबर प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, x बराबर 7 माइनस 4 रूट 3। अरे x बराबर 7 माइनस 4 रूट 3 है, तब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, इसको फाइंड करना है। ये बहुत सारे छात्रों के लिए एक सर दर्द होता है। जो छात्र ट्रेडिशनल मैथ बना रहे हैं, जो केवल अर्थमेटिक को बनाते हैं, उनको काफी दिक्कत होता है यहाँ पर, जो इस तरह के प्रश्नों में काफी दिक्कत होगा। तो आइए समझते हैं इसको कि इसमें कितना समय लगता है। अब देखिए x का वैल्यू 7 माइनस 4 रूट 3 है, और आपको वैल्यू क्या चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। तो सबसे पहले x स्क्वायर निकालिए, अरे x का वैल्यू 7 माइनस 4 रूट 3 है, तो x स्क्वायर का वैल्यू करने के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, लंबा नहीं, बिल्कुल लंबा नहीं, बहुत छोटा है x स्क्वायर के लिए। अब इतना जरूर आपको आना चाहिए कि अच्छा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, मतलब x का वैल्यू इतना और हमको x स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तब तो जाकर के पुट कर लेंगे। अरे x स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं ना, तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 7 माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इतना तो पता होना चाहिए। a स्क्वायर, अरे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2
ए बी, इतना करने तो जरूर आना चाहिए। अब जैसे सीजीएल के एस्पिरेंट है, आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो इतना तो आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर जरूर पता होना चाहिए। अब देखेंगे रूट से बहुत लोग डरते हैं, एकदम नहीं डरना है। 7 का स्क्वायर 49, बी स्क्वायर, तो 4 रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा? 4 रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है? 4 चौका 16, 16 तिया 48। अरे पहले वाले वीडियो में ही तो डिस्कशन किए हैं। रूट 3 में रूट 3 से गुणा करेंगे आप तो 3 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर किए तो 16 आ गया, 16 गुणा 3 48 हो गया, माइनस 7 दूनी की 14, 14 चौका 56। अरे 56 रूट 3 हो गया, अरे 56 रूट 3 हो गया। अब दोनों को जोड़ दिया, 8 और 9 17 का 7, कैरी 1, 4 4 8 और 1 9 97 माइनस 56 रूट 3। अगर आप मैथ्स बस बनाते होंगे तो इतना करने में, आप कैलकुलेशन करने में आपको मुश्किल से 15 सेकेंड लगेंगे, 20 सेकेंड लगेंगे, प्रश्न बन गया। ऐसा नहीं है कि 1/x² करना। अब बहुत बेहतरीन बात बता रहे हैं कि यदि x स्क्वायर बराबर 97 माइनस 56 रूट 3, यहां पर एक समझने वाली बात है, यहां पर एक ट्रिक है कि यदि x स्क्वायर इक्वल टू 97 माइनस 56 रूट 3, तब 1/x स्क्वायर इक्वल टू, तब 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? अरे कुछ नहीं होता है, बस इसका साइन ही बदल जाता है, बस इसका साइन ही बदल जाता है। मतलब यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होता है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि यदि x स्क्वायर बराबर 97 माइनस 56 रूट 3, तब 1/x स्क्वायर बराबर 97 प्लस 56 रूट 3। अब ये तब हो सकता है, जरूर ध्यान देंगे, अब ये तब हो सकता है जब 97 का स्क्वायर 97 का स्क्वायर माइनस 56 रूट 3 का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर में 1 का अंतर है, तभी ऐसा करिएगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आप 97 का स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों में पक्का आपको 1 का अंतर मिलेगा। ऐसा नहीं कि सब में आप एक चीज को यूज कर लीजिएगा, ध्यान देंगे इस बात को। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ऐसा तब होगा जब रूट 5 का स्क्वायर या रूट 4 का स्क्वायर दोनों में 1 का अंतर हो, तभी ऐसा हो पाएगा। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, और इसमें ऐसा है। फिर से एक बार, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया। अब यहां पर हमको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तभी तो उत्तर मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया, 97 माइनस 56 रूट 3 निकाल लिया, और 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना हुआ? बस चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा यहां पर। अब प्रश्न बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना निकाले हैं? 97 माइनस 56 रूट 3 प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना हुआ? 97 प्लस 56 रूट 3। अब देखेंगे इससे आपका गया ये वाला। अब 97 और 97 को आप जोड़ लीजिए, 97 और 97 को आप जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 194 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए और फास्ट कैसे होता है। हम आप लोगों को अभी कुछ प्रश्नों में ज्यादा समय ले रहे हैं, ताकि सबसे पहली बात होती है आप रुचि लेकर के आना, ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट आए। अब देखिए ऐसा जो है, इसको फास्ट कब होगा? पहला चीज, जैसा ही देखिए कि एक्स का वैल्यू इतना है तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो हमको चाहिए ही, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू फास्ट फाइंड कर लेंगे। अब जैसे ही देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, तो 1/x स्क्वायर का वैल्यू में केवल हमको क्या करना है? साइन को बदल देना है और दोनों को प्लस कर देना। बन गया प्रश्न। यही सवाल का प्रैक्टिस किए हुए तो आपको कितना समय लगता है? बहुत ही कम समय लगता है। अच्छा, इतना जो मुश्किल प्रश्न है इसको बहुत लोग छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, और हम आपको बताएंगे कि आप उसी प्रश्न को छोड़ें जो प्रश्न का कैलकुलेशन लेंदी होता है। ऐसा प्रश्न एग्जामिनेशन में बहुत कम होता है, खास करके मेंसुरेशन और सरफेस एरिया में कटने वाले ही प्रश्न दिए जाते हैं। अगले प्रश्न को लेते हैं, और अगला प्रश्न जो हम लोगों का है, अगला प्रश्न जो हम लोगों का है 4 नंबर प्रश्न है, और 4 नंबर प्रश्न को समझते हैं। एक वृत्ताकार मैदान का अर्ध व्यास, अरे अर्ध व्यास जैसे ही बोलेगा तो त्रिज्या के बारे में बात कर रहा है कि अर्ध व्यास 80 मीटर है। एक वृत्त चाप केंद्र पर 126 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे ही लिखा कि 126 डिग्री का कोण बनाता है, वैसे ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अरे ये तो त्रिज्या खंड के बारे में बात कर रहा है, सर बताए थे इसको।
एक वृत्ताकार मैदान का व्यास, अर्ध व्यास बोला है मतलब त्रिज्या, अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या 80 मीटर है। एक वृत्त चाप केंद्र पर 126 डिग्री का कोण बनाता है। अरे यही चाप होता है, ये चाप होता है, ये त्रिज्या होता है, 126 डिग्री का कोण बनाता है, 126 डिग्री कोण बनाता है। इस क्षेत्र पर 5 प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल्स लगाने का खर्च ज्ञात करें। लगेगा बहुत लंबा प्रश्न है, कुछ भी प्रश्न में जान नहीं है। कुछ बात और बताते हैं, जो मैथ्स थोड़ा बहुत भी जो बच्चे पढ़ते होंगे इतना बात जरूर समझेंगे कि जैसे ही लिखा हुआ है कि 5 प्रति वर्ग मीटर, अरे प्रति वर्ग का मतलब समझिए, प्रति वर्ग देगा तब क्षेत्रफल निकालना है, और केवल प्रति मीटर देगा, प्रति वर्ग मीटर देगा तो क्षेत्रफल निकालना है, और केवल प्रति मीटर देगा तब परिधि निकालना है। बोलता है ना कि एक आयताकार बगीचा है, उसमें बाड़ लगाने का प्रति मीटर खर्च ज्ञात करें। प्रति मीटर बोलेगा तो परिधि निकाल लीजिएगा, और प्रति वर्ग मीटर से हिंट्स मिल जाता है कि क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल निकालना है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। कुछ नहीं करना है, यहां पर डिनोट किया हुआ है कि मैदान का अर्ध व्यास त्रिज्या 80 मीटर है और चाप केंद्र पर 126 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब थीटा बराबर 126 डिग्री। तो इस क्षेत्र पर 5 प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल्स लगाने का खर्च क्या होगा? मतलब कुछ नहीं करना है, क्षेत्रफल निकाल लेना है, और क्षेत्रफल निकाल करके 5 से गुणा कर देना है। क्षेत्रफल निकाल करके 5 से गुणा कर देना है। अब देखिए क्षेत्रफल क्या होगा इसका, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। अब यहीं पर आप 5 से गुणा कर ले। अब ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा सॉल्यूशन को लिख करके तब जाकर के टिक करेंगे, बस क्षेत्रफल निकाल के आपको 5 से गुणा कर देना। अब देखिएगा पाई का वैल्यू कितना लीजिएगा, 22 बटे में 7। देखिएगा कैलकुलेशन, मतलब वैसे प्रश्न परीक्षा में दिए जाते हैं ना जो आसानी से कट सके, कैलकुलेशन आसानी से हो सके, बस थोड़ा सा आपको हिम्मत दिखाना है। आर का मान कितना दिया हुआ, 80 गुणा 80। अरे कोण तो दिया हुआ है 126 डिग्री, नीचे कितना लिख दीजिए 360, और 5 से गुणा कर दीजिए ना, एक ही बार में लागत निकल जाएगा। अभी तुरंत बात की, क्षेत्रफल दिया हो, क्षेत्रफल से यदि प्रति वर्ग मीटर दिया हो तो आसानी से क्षेत्रफल निकल जाता है। प्रति वर्ग मीटर दिया होगा तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है, और केवल प्रति मीटर दिया हो तब परिधि निकालिए, परिमाप निकालिए। चलिए काटते हैं, काट के देखते हैं सबसे आसान तरीका से क्या कट सकता है। तो 7 से कटेगा क्या, 7 एक 7, 5 18 7 126, 7 से कट जाता है। अब देखेंगे इसमें कुछ कटेगा क्या, इसमें और कटने का चीज क्या हो सकता है, पाई आर स्क्वायर थीटा, 6 से काटते हैं, 6 तिया 18 और 6 छक 36, 6 हो गया। अब फिर काट लेते हैं, 3 2 6, 2 से काट लिया, और काटने में न डरेंगे नहीं। अब ऊपर देखते हैं गुणा करके क्या आता है कि नहीं आता है, देखते हैं। 8 है यहाँ पर तो 4 पचे 20, 200 और 80, 200 और 80, मतलब 200 में 80 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 और 80 में गुणा कर देंगे 16,000 हो जाएगा। देखिए 8 चौका 32 या 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 20 8 कितना हो जाता है 200। तो 1 0 और लगा लेते हैं। अब गुणा 22 कर लेते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं, इससे मिलेगा क्या, या कुछ गड़बड़ हो रहा है हम लोग का, फिर से हम लोग करते हैं रीचेक। हम लोग गुणा करना है 80 गुणा 40 गुणा 5, तो 200, 200 में 80 से गुणा कर लिया, अच्छा 16 मिल रहा है। 200 में 80 से गुणा कर लिया तो 8 दूनी की 16 पर 3 0। अब 16 गुणा 22 कर लेंगे, 16 दूना 32 का 2, हाँ हासिल 3, 16 दूना 32 और 3 35, 35,200 क्या मिला, 35,200 हम लोगों का खर्च मिल गया। तो यहां से आप सीधे प्रश्न देख पाएंगे कि यहां से बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये वाला प्रश्न ऐसे बनेगा। फास्ट क्षेत्रफल निकाल करके आप 5 से गुणा करें, फिर कैलकुलेशन करें, आसानी से आपको मिल पाएगा। तो पिछला बार इसी तरह के प्रश्न पूछे गए थे, जो मुश्किल नहीं थे, जिनका कॉन्सेप्ट बढ़िया था, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से किया था। 5 नंबर क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन आज हम वीडियो का ले रहे हैं, 5 नंबर प्रश्न को ले रहे हैं
कि 2 अंकों की एक संख्या। अब ये प्रश्न कहां से है? अरे 10वीं क्लास में लिखा हुआ रहता है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। ये प्रश्न वहीं से लिया गया होता है। अब देखिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण होता है तो जैसे ही आता है कि 2 अंकों वाली एक संख्या, जैसे ही आएगा 2 अंकों वाली एक संख्या, तो सब लोग क्या करने लगते हैं कि मान लेंगे कि माना इकाई का अंक कितना, दहाई का अंक कितना, 2 समीकरण बनाते हैं। ऑब्वियसली ये प्रश्न वैसा ही बनता है। लेकिन आपका एग्जाम में जो प्रश्न आ रहा है उसको जरूर ध्यान से देखिए कि क्या यह प्रश्न देखने के साथ बन सकता है कि हमको उतना लंबा जाना पड़ेगा। 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग से 7 गुणी है। अब 2 अंकों की एक संख्या 10 से प्रारंभ होती है और कहां तक जाती है? 99 तक जाती है। जरा समझिएगा प्रश्न बनता कैसे है। 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग से 7 गुणी है और दहाई स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक से 4 अधिक है, तो संख्या क्या है? अरे ये प्रश्न देखते के साथ कैसे बना सकते हैं? ये वाला प्रश्न को देखते के साथ कैसे सोल्व कर सकते हैं? आइए ना एक ऑप्शन ले लेते हैं। पहला वाला ऑप्शन ले लेते हैं कि मान लेते हैं पूछा है संख्या क्या है, तो मान लेंगे संख्या 42। ले लिया ऑप्शन से। अब आप लोगों को ये जरूर जानना चाहिए कि ये संख्या है और 2 और 4 अंक है। जिनको इसके बारे में पता नहीं होगा ना, ये प्रश्न नहीं सोल्व कर पाएंगे। फिर से समझिए, 42 जो है एक संख्या है और 2 इकाई का अंक है और 4 दहाई का अंक। दिमाग को शांत रखा करिए, गणित में दिमाग को शांत रखा करिए और सोचिए थोड़ा सा। बोला 2 अंकों की एक संख्या, यहां तो 4 तो दिया हुआ है, ऑप्शन में तो 4 दिया हुआ है ना, कहीं एक लेकर के देखते हैं कुछ काम करता है क्या? तो एक 42 ले लिया। 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग से 7 गुनी है। अब 2 अंकों की संख्या क्या लिया हमने? 42 लिया। अब जरा देखिएगा, अंकों के योग से हमने कहा कि 42 संख्या है और 2 और 4 अंक है। अंकों के योग से, और 4 अंकों का योग कितना हुआ? 4 और 2 6। अंकों के योग से 7 गुनी है। 7 से गुना किया तो 42 आ गया। बहुत मजा आया। अरे हम लोग आंसर के बहुत करीब है। हम लोग आंसर के बहुत करीब है। 2 अंकों की एक संख्या लिया, कितना भाई? 42 ले लिया, अपना मन से ले लिया ऑप्शन से। अंकों के योग से 7 गुणी है। अरे अंक का योग किया कि 4 और 2 6, यहां 6 लिखा, 7 से गुना किया 42 मिल गया। पहला वाला जो इक्वेशन था वो बढ़िया से सेटिस्फाई होंगे। अब जरा देखेंगे 7 गुनी और दहाई स्थान का अंक। अरे दहाई स्थान का अंक क्या है? इकाई दहाई मतलब 4। दहाई स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक से 4 अधिक है। अब इकाई स्थान का अंक कितना था भाई? 2 था। अब इससे 4 अधिक है क्या? अरे 2 से 4 4 अधिक है क्या? 2 से 4 4 अधिक नहीं है। मतलब ए वाला जो लाइन था ना वो सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाया। पहला ऑप्शन लिए और हो गया फेल। अरे पहला ऑप्शन लिए और हो गया फेल। अब जरा बात को समझिएगा। आप बोलिएगा सर चारों ऑप्शन लेना पड़ेगा क्या? अरे चारों ऑप्शन लेना पड़ेगा क्या? चारों ऑप्शन नहीं लेना पड़ेगा। चारों ऑप्शन में थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस रहेगा तो दूर से दिख जाएगा। बोलिए कैसे दिख जाएगा सर? 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग से 7 गुनी है। अरे 8 और 4 12 जोड़े तो 12 सते 84 मिल जा रहा है। 4 और 2 6 जोड़े और 7 गुना है तो 6 सते 42 ये मिल जा रहा है। तो यही दोनों ऑप्शन को ज्यादा चेक करना है। अरे 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 में 7 से गुणा करेंगे तो 70 आएगा। ऐसा ऑप्शन तो ऐसा ही कट गया ना, ऐसा ऑप्शन ऐसा ही कट गया। तो बस मैथ्स में प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं करना है। 2 अंकों। अब अगला ऑप्शन ले लिया कितना? 84। अब कितना ले लिया भाई? 84। 84 क्या है? संख्या है। 4 होता है इकाई का अंक, 8 होता है दहाई का अंक। अब देखिए आप सीधा हम प्रश्न बनाते तो आप बोलते सर आपने तो ट्रिक वाला प्रश्न को ले लिया। हमने नहीं लिया है, 2016 जेएसएससी सीजीएल में पूछा है। इसका मतलब है ये सब चीज भी आपको समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है कि परीक्षा में वैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका कैलकुलेशन लेंदी नहीं होता है। सबको पता है कि मैथ्स के प्रश्न देखने में जो होते हैं लेंदी लगेंगे, भारी लगेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिस करता है 20 आउट ऑफ 20 कैसे लोग कर ले रहे हैं, 20 में से 20 बना करके लोग कैसे आ जा रहे हैं। आप इस चीज से दूर ना रहें। आपको दूर से भारी लगेगा लेकिन जरूर से करें, जरूर से प्रैक्टिस करें हमारे साथ में।
दो अंकों की एक संख्या 84 मान लिया, ऑप्शन से उठा लिया भाई, ऑप्शन से ले लिया 84। दो अंकों की एक संख्या मतलब 84 आई प्रूव कर लेते हैं। अंकों के योग से 7 गुना है। अरे अंक मतलब 8 और 4 कितना जोड़ हुआ, 12 का 7 गुना है। बहुत बढ़िया, 12 7 84, पहला वाला सेटिस्फाई कर दिया। और दहाई स्थान का अंक, दहाई स्थान इकाई दहान, दहाई स्थान का अंक मतलब 8, इकाई स्थान के अंक से 4 अधिक है, इकाई स्थान का अंक है 4 और इससे 4 अधिक है। ये बिल्कुल सही है, दोनों समीकरण सेटिस्फाइड करता है, आंसर हो जाएगा 84। तो ये जेएसएससी सीजीएल 2016 में पूछे गए प्रश्नों को हमने लिया और हमने आपको बताया कि जो प्रश्न पूछे गए थे वो बहुत मुश्किल थे, इसको बनाने में बहुत समय लगता या इसको प्रैक्टिस करने से हम लोग आसानी से कर पाएंगे। इसलिए हमने लिया इसको कि आपको पता चल सके कि कहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जेएसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट है तो 2-3 चैप्टर पे जरूर बढ़िया कमांड बना करके रखेंगे। एक हम लोगों का वॉल्यूम और सरफेस एरिया है, एक नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, एज बेस्ड वाला प्रश्न है और सबसे ज्यादा तो मेंसुरेशन। तो ये था हम लोगों का आज जो था जेएसएससी सीजीएल के 2016 में पूछे गए प्रश्न, जो आपको बहुत ही आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा अगर आपको हमारा गुणवत्ता पसंद आता है। हमारे पास हमने कहा कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, आप लोगों के सपोर्ट का जरूरत है। अगर हमारा गुणवत्ता आप लोगों को पसंद आता है तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें, अपने मित्र में, अपने परिवार में इसको शेयर करें और इससे आप अधिक से अधिक फायदा उठा सकें। तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।